स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, एक बार आप देखो। तो स्प्लिट ट्री की जो कंसेप्ट है मैं वो यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट ट्री के बारे में समझते हैं है क्या एक्चुअल में। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है स्प्लिट ट्री। स्प्लिट ट्री आप ये कह सकते हो इट्स एडवांस वर्जन ऑफ एबीएल एंड बीएसटी, यानी ये एक तरीके का एडवांस वर्जन है किसका, एबीएल का एंड बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री का। नाम क्या है, स्प्लिट ट्री। अब स्प्लिट ट्री नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह से स्प्ले करते हैं ताकि आपका जो ट्री क्रिएट हो वो बैलेंस्ड हो। अब बैलेंस्ड का मतलब क्या है, इसलिए इसे कहा जाता है सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। मतलब सेल्फ ये अपने आप को बैलेंस करते हुए चलता है। और इसका जो मेन ऑप्शन मतलब इसको क्रिएट करने का जो रीजन होता है वो सर्चिंग को ईज़ी बनाना होता है। यानी अगर आपको कोई कोई पर्टिकुलर नोड की रिक्वायरमेंट है तो इस नोड को टॉप ऑफ द लिस्ट पे ले आएगा ताकि आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। तो स्प्लिट ट्री बेसिकली एवीएल की तरह ही काम करता है। अगर कोई ट्री ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे नोड है और आप किसी पर्टिकुलर नोड को एक्सेस करना चाहते हो तो स्प्लिट ट्री आपको रीएडजस्ट करने का तरीका देगा, कुछ रीएडजस्टमेंट के टूल्स देगा जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर नोड को एट द टॉप ला सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट ट्री के बारे में 2-3 चीज़ें ऐड करती हूँ। पहले स्प्लिट ट्री का कंसेप्ट को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो स्प्लिट ट्री आता कहाँ से है, एग्जांपल दे देती हूँ मैं एक। तो मैं एक ट्री बना रही हूँ यहाँ पे स्प्रे का। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 44, यहाँ पे 17 ले लेते हैं, यहाँ पे 88 ले लेते हैं। इसके बाद हमने ले लिया 32, 32 ले लेते हैं। हाँ, 32 से लेस ले लिया 28, 28 से ग्रेटर ले लिया 29, ठीक है। 88 से ग्रेटर ले लिया 97, 88 से लेस ले लिया हमने 65, 65 से ग्रेटर ले लिया 82। मतलब आप जो ट्री क्रिएट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू बीएसटी रूल करेंगे। तो आप जब भी इसकी डेफिनेशन को डिनोट करेंगे इट्स अ बीएसटी, नहीं यहाँ नहीं आएगा, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये एक तरीके का, अरे क्या हुआ, ठीक है। तो 82 के लेफ्ट में मैंने बना दिया 72 और इसके राइट में बना दिया 80। अब देखिए ये एक ट्री आया है जिसके अंदर क्या है, मल्टीपल नोड्स हैं। और ये जो नोड है ना ये अलग अलग लेवल पे हैं। मतलब आप देखेंगे कहीं पे कोई नोड है, कहीं पे कोई है। और इसकी जो डेप्थ हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6 डेप्थ हो गई है। जबकि नोड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नोड को इंसर्ट करने के लिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मैं 4 लेवल पे काम कर सकती थी, बट मैंने यहाँ पे 6 लेवल क्रिएट कर दिया। तो ऐसे पर्टिकुलर ट्री जो बीएसटी की वजह से क्रिएट हो जाते हैं और आपकी जो डेप्थ लेवल है वो काफी लंबा चौड़ा हो जाता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए स्प्लिट ट्री को क्रिएट किया गया है। ये आपको प्रोवाइड करती है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं
मतलब कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, बट 4 स्पेसिफिक रोटेशन है, जस्ट कोई स्पेसिफिक रूल नहीं कह सकते, रोटेशन है 4। तो मैं पहले बात कर रही हूँ, ये करता क्या है, ये आपकी सर्चिंग, इवन सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीट, इसमें जो तीनों ऑपरेशन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू बीएसटी रूल होते हैं। उसके बाद जैसे वो ऑपरेशन आप कंप्लीट कर लेंगे ना, आपको इंसर्ट करना, आप इंसर्ट किए, डिलीट करना, डिलीट किए, सर्च करना है, सर्च कीजिए। उसके बाद आप एक स्पेशल स्टेप लेंगे, और ये जो स्पेशल स्टेप होगा इसे कहा जाएगा स्प्ले द ट्री, मतलब ट्री को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देना है यहाँ पे, या स्प्लेइंग कहा जाता है। स्प्लेइंग इज द प्रोसेस टू रोटेट द ट्री अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, तो स्प्लेइंग क्या करता है, स्प्लेइंग इंश्योर करता है, स्प्लेइंग क्या है, स्प्लेइंग एक ऑपरेशन है जो इंश्योर करता है कि आपकी जो ये सारे ऑपरेशन है ना, ये ऑर्डर लॉग एन में कंप्लीट हो जाए। यानी अगर आप स्प्लिट ट्री यूज कर रहे हैं तो जब भी आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी फॉर द इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, एवरीथिंग, आप कहेंगे इट्स अ ऑर्डर लॉग एन। ठीक है, तो क्विक सर्च के लिए, क्विक इंसर्शन के लिए बीएसटी को क्रिएट किया जाता है, सॉरी, स्प्लिट ट्री को क्रिएट किया जाता है। अब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, क्रिएट तो कर लिया, अब स्प्लिट ट्री को यूज कैसे किया जाएगा। स्प्ले ट्री को यूज करने के लिए 4 टाइप की रोटेशन है। नंबर 1 इज कॉल्ड, जिसे हम स्प्ले ऑपरेशन भी कहते हैं, जो मैं स्पेशल स्टेप जो कह रही थी, स्प्ले ऑपरेशन होते हैं। ये जो ऑपरेशन है ये 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड जिग, सेकंड इज जैग, थर्ड वन इज जिग जिग, एंड फोर्थ वन इज जिग जैग। ये 4 रोटेशन होती है जो इसके अंदर की जाती है, और ये डिपेंड करती है, ये हर एक ऑपरेशन के साथ सिचुएटेड होती है। यानी अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है तो उसके बाद एक रोटेशन या एक स्प्ले जरूर होगा। अब वो कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी नीड क्या है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ पहले किसकी, जिग की, जिग रोटेशन की बात कर लेते हैं। तो जिग आपका क्या प्रोवाइड करता है, लेफ्ट साइड रोटेशन, लेफ्ट साइड रोटेशन। बट ये जो रोटेशन है ये जब होगी जिस नोड को आप एक्सेस करना चाहते हो, जिस नोड को आप एक्सेस करना चाहते हो उसका पेरेंट तो है, बट ग्रांट जो पेरेंट है वो एक्सेस, वो पॉसिबल ही नहीं, वो है ही नहीं, आपके एग्जिस्ट ही नहीं। यानी जिस नोड के पेरेंट हो, ग्रांड पेरेंट ना हो, उनके ऊपर ये 2 ऑपरेशन किए जाते हैं। ये रिपीट कर रही हूँ मैं, जिन नोड के, मान लो ये है 20 और 20 का पेरेंट है 10, और तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जिग कर सकते हैं या जैक कर सकते हैं, क्योंकि इनका ग्रांड पेरेंट नहीं है। जिनके पेरेंट हैं बट ग्रांड पेरेंट नहीं है, आप उनके ऊपर जिग या जैक ऑपरेशन करते हैं, यानी सिंगल प्ले किया जाता है। और जिनके पास पेरेंट प्लस ग्रांड पेरेंट दोनों हैं, बट डिपेंड कर रहा है कि वो ऑपरेशन किस तरीके का है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये है जिग ऑपरेशन। अब देखिए जिग ऑपरेशन में क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। यहाँ पे जिग ऑपरेशन में क्या, लेट कर लीजिए आपको एन को क्या करना है, एक्सेस करना है। यहाँ पे एक्सेस का मतलब सर्च हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है, एन को आपने इंसर्ट किया, हो सकता है एन को आपने डिलीट करना हो। तो जो भी आपको ऑपरेशन करना है ना वो एन के ऊपर किया जाना है। आप पहले वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी है उस ऑपरेशन का तो आपको एन मिल गया। अब एन के ऊपर कौन सा रोटेशन किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि आप किस कहाँ पे एन लाई करता है। एन देखिए, एन के पास एक पेरेंट है बट ग्रांड पेरेंट नहीं है। अगर ग्रांड पेरेंट नहीं है तो आप सीधा लिखेंगे जिग होगा या जैग होगा। तो जिग या जैग में से कौन सा होगा ये डिपेंड करता है कि जिग के अंदर हम क्या करते हैं। मैंने क्या लिखा था, राइट रोटेशन लिखना था। जिग में हम राइट रोटेशन करते हैं, आपका जो नोड है वो लेफ्ट में होता है, उसको राइट साइड मूव किया जाता है। और जैग के अंदर हम क्या रोटेशन करते हैं, लेफ्ट रोटेशन करते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जिग में हम राइट और जैग में हम लेफ्ट रोटेशन करते हैं। चलिए जिससे यहाँ पे है, एन का जो पेरेंट है पी है बट ग्रैंड पेरेंट लाइन नहीं कर रहा, तो देखिए एन कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है, तो अब इसको राइट साइड मूव करना है। ये
टॉप पे लाना है। रीजन क्या होता है कि जिस नोड को आपको एक्सेस करना है उसको टॉप पे लेके आना है। तो टॉप पे लाने के लिए एक ही रोटेशन काफी है, मुझे 2 क्यों करनी है? तो एक रोटेशन के लिए हम किस साइड रोटेशन करना है? राइट साइड। तो जिग रोटेशन आप आई से आइडेंटिफाई कर लीजिए, इट्स अ जिग रोटेशन। नेक्स्ट आता है जैग रोटेशन। नहीं दे रखा, जैग नहीं दे रखा, तो जैग के बारे में बताते हैं, यहीं पे बना देते हैं। पी है, पी का जो चाइल्ड है वो एन है और आप एन को एक्सेस करना चाहते हैं। तो एन को एक्सेस करने के लिए हम इसमें एक रोटेशन करें, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट नहीं है तो दैट इज कॉल्ड जैग रोटेशन। जब एन आपका टॉप पे आ जाएगा उसका लेफ्ट चाइल्ड पी हो जाएगा। तो ये जैग रोटेशन होता है, माइनरली होता है, ज्यादातर जिगी होता है। तो जैग रोटेशन आप किस तरह कहते हैं। उसके बाद आती है जिग जैग। अब जिग जैग या जिग जिग, अगर जब भी 2 रोटेशन हो तो आप ये याद रखनी है कि इसका मतलब है कि उसका पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट दोनों है। अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जिग जैग होगा या जिग जिग होगा? तो आपको ये देखना है, अगर ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और जो चाइल्ड है, देखिए ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड तीनों एक ही एरिया में है, मतलब तीनों लेफ्ट में है। ग्रैंड पेरेंट का लेफ्ट पेरेंट है, पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। ऐसे ही ग्रैंड पेरेंट का राइट पी है, पेरेंट है, और पेरेंट का राइट चाइल्ड है। अगर ऐसी रोटेशन है जब एक ही साइड आपका पूरा का पूरा जो ट्री है वो बना हुआ हो, तो उस टाइम पे जिग जिग रोटेशन की जाती है। जिग जिग जब अप्लाई की जाती है जब वन साइड आपके क्या हो, कंप्लीटली झुकाव हो आपके ट्री का। जिग जैग जब किया जाता है जब आपकी जो रोटेशन है वो अपोजिट में हो, मतलब ग्रैंड पेरेंट का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो पेरेंट है और राइट चाइल्ड उसका चाइल्ड है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट के लेफ्ट में तो पेरेंट है, और पेरेंट के सॉरी ग्रैंड पेरेंट के राइट में तो पेरेंट है और पेरेंट के लेफ्ट में कौन है? चाइल्ड है। ऐसे ग्रैंड पेरेंट के लेफ्ट में कौन है? चाइल्ड है, और इसके राइट में कौन है? ग्रैंड चाइल्ड या चाइल्ड है। तो इस तरह की अगर रोटेशन हो जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, तो उसके लिए हम जिग 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 जैग रोटेशन यूज किए जाते हैं। अब कैसे करा जाता है? पहले जिग रोटेशन होगी देन जैग होगी। पी को पहले, अब यहाँ पे कैसे किया जाएगा? अब आप इसको देख के काम करेंगे, आपको ये नहीं देखना कि जिग का मतलब राइट है, जैग का मतलब लेफ्ट है, नहीं। आपको जस्ट ये देखना कि आपको ये इस एन को टॉप पे लेके आना है। इस एन को टॉप पे लाने के लिए, अब ये लेवल 2 पे है, इसको लेवल 1 पे लाना है। लेवल 1 पे वो किसके थ्रू आ सकता है? पी के थ्रू, कि पी को नीचे लिया है और एन को ऊपर लिया है। तो इसके लिए हम क्या रोटेशन करेंगे? लेफ्ट रोटेशन करेंगे। तो एन आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आप समझेंगे कैसे, मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। 20 से ग्रेटर है 30 और 30 से लेस है 25, कुछ ऐसी रोटेशन है। मैं बीएसटी के थ्रू से बना के दिया, आप समझ जाएंगे फिर। अब देखिए बीएसटी आपको याद होगा, बीएसटी में क्या होता है कि जो रूट होता है उसके लेफ्ट में उससे स्मॉलर वैल्यू होती है, स्मॉलर वैल्यू होती है, और राइट में उसके लार्जर वैल्यू होती है। तो 20 से लार्जर है 30 और 30 से स्मॉलर है 25। तो अब आप इसको कैसे रोटेट करें? 25 को टॉप पे लिया है, तो आप कैसे लेके आएंगे? 20, 20 से ग्रेटर है 25 और 25 से ग्रेटर है 30। आपने इसको ऐसे मूव कर दिया, तो 25 ऊपर आ गया, 30 उसके नीचे आ गया। अभी एक ही डायरेक्शन में होगी, देन आप इसको फर्दर क्या कीजिए? अपोजिट डायरेक्शन यानी लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म कीजिए। 25 आपका रूट बन जाएगा, इसके लेफ्ट में 20 चला जाएगा, इसके राइट में 30 चला जाएगा। यानी आपको रोटेशन उसी हिसाब से करनी है कि आपका जो एरिया वो समझ में आ जाए। अभी इसमें मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने क्या किया, ट्री की हेल्प ले ली। ट्री में क्या देखना है कि बीएसटी का रूल जरूर होना चाहिए। अब 25 को मुझे ऊपर ले आया, 25 यहाँ आता है तो 30 कहाँ आएगा? 30 से ग्रेटर है तो इसके राइट साइड में ही जाएगा। तो इस तरह आप ये इस तरह कहीं से या स्मॉल, ये छोटा एक मतलब एक हिंट लगा लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए, हम आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे रोटेट करना है। तो पहले एन को ऊपर लाया गया, एन यहाँ आ गया, पी इसके लेफ्ट में चला गया, सॉरी राइट में चला गया। देन एन को रूट बना दिया, जी इसके लेफ्ट में और पी इसके राइट में आ गया। आप ये नील नोड है, नील नोड का कोई लेना देना नहीं होता, ये आगे चाइल्ड नहीं जनरेट करते। दिस आर कॉल्ड नील, मतलब ये वैल्यू नहीं है बट इसमें कोई टेम्परेरी हमने एड्रेस या नल वैल्यू कंटेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट करेंगे। जिग जिग रोटेशन में आपको बता चुकी हूँ। अगर ग्रैंड चाइल्ड
लेफ्ट टू लेफ्ट में है या राइट टू के राइट में है, तो जिग जिग रोटेशन होगी। कैसे होगी? जैसे कि यहाँ पे है, एन को पहले पी की जगह लेके आए तो जी एन, जी एन। अब एन क्या है? ये 30 है। अब देखिए ये 25 है, ये 20 है। तो अगर आप एन को यहाँ ला रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा? पी आएगा। पी 30 से छोटे 25, पी यहाँ आएगा। फर्दर इसको रोटेट किया, एन टॉप पे आ जाएगा। एन टॉप पे आ जाएगा। देखिए एन कौन है? 25 है, 30 है, सॉरी 30, 30 है। तो 30 से स्मॉलर वैल्यू क्या आएगी? कौन आएगी? 25, देन यानी पी। पी से स्मॉलर वैल्यू क्या आएगी? जी। तो आपको, आप एग्जांपल ले लें थ्रू द बीएसटी, आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझ पाएंगे। नेक्स्ट कम टू द स्प्ले एग्जाम्पल। स्प्लेइंग एग्जाम्पल के कुछ दे रखे हैं। लेट कर लीजिए आपको 6 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ये ऑपरेशन कब तक होंगे? याद रखिए जब तक 6 क्या ना हो जाए, स्प्ले ना हो जाए, यानी टॉप पे ना चला जाए। तो आपको इसी टाइप से काम करना है। फाइंड 6 का मतलब सर्च करना है 6। अब 6 की पोजीशन देखिए कहाँ पे है। 6 तो भाई सबसे नीचे है। तो स्प्ले कब तक होएगा? जब तक वो टॉप पे ना आ जाए। अगर एक बार रोटेशन हो जाए तो इसका मतलब नहीं काम खत्म। आप उसको रोटेट करते रहेंगे अप टू जब तक वो टॉप पे ना पहुंच जाए, यानी स्प्ले ना हो जाए। तो अब क्या किया जाएगा? 6 है नीचे। अब देखिए 6 के पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट किस डायरेक्शन में है? एक ही डायरेक्शन में है, यानी राइट टू राइट रोटेशन में है। अगर राइट राइट में तो क्या करना पड़ेगा? जिग जिग रोटेशन करनी पड़ेगी। जिग जिग रोटेशन में क्या आएगा? 6 सबसे टॉप पे आ जाता है। दिखा देती हूँ पीछे हमने क्या था। देखिए जिग जिग रोटेशन है, जो नीचे जो वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर जाती है, उसके नीचे वाला उससे नीचे, उससे नीचे, मत इस तरीके से। तो 6 ऊपर आ गया, 5 नीचे और देन 4। अभी भी क्या है? इसका जो पेरेंट, अभी यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 का जो पेरेंट है और ग्रैंड पेरेंट है सेम जगह पे, जो हमने अभी पीछे बात की थी। तो फर्दर क्या होगा? जिग जिग रोटेशन होएगा। 6 को हम कहाँ ले जाएंगे? यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। यहाँ पे आपने 6 को यहाँ इंसर्ट कर दिया। 6 से स्मॉलर है 3, 3 से स्मॉलर है 2, 3 से ग्रेटर है 5 एंड देन 4। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आप 6 का टॉप देखिए कौन है? 1 है। पेरेंट है बट ग्रैंड पेरेंट लाई नहीं कर रहा। तो ग्रैंड पेरेंट लाई नहीं कर, यानी चाहे तो जिग होगा या फिर जैग होगा। तो आप ये कैसे चेक करेंगे? 6 को ऊपर लेके जाना है, यानी इस काम को ऐसे करना है, यानी हमें लेफ्ट रोटेशन करनी है, यानी जैग रोटेशन होगी। तो जैग रोटेशन कैसे होगी? सॉरी इसमें जिग लिखा है, 6 यहाँ था। 6 को टॉप पे लेके आए तो ये ऐसे जाएगा, ये जिग रोटेशन है। 6 ऊपर आ गया, 6 से लेस है 1, 1 से लेस बाकी जो ट्री है वो एज इट इज 1 के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम किया जाता है। ये प्ले आउट का ऑप्शन है। ऐसे ही 4 के ऊपर इसने काम किया फर्दर। 4 को चेक कीजिए क्या है? देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट के राइट में। तो जिग जैग रोटेशन होगी। 4 को टॉप पे ले आएंगे। 4 से लेस है 3, 4 से ग्रेटर है 5, 3 से लेस है 2। आपका बीएसटी रूल से ही बनेगा। अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये जिग जैग रोटेशन दोबारा हो रही है। 4 को मुझे यहाँ लाना है, तो 4 टॉप पे आ जाएगा। तो पहले चेक कीजिए 1 का आना चाहिए, 1 यहाँ आएगा। 6 का आना चाहिए, इससे ग्रेटर वैल्यू यहाँ आएगा। बाकी नीचे वाली इनके साथ अटैच होगी। 1 से ग्रेटर है 3, 3 से लेस है 2 और 6 से जो ग्रेटर है, सो 6 से लेस है 5। तो इस तरीके से ट्री क्रिएट किया जाता है। तो स्प्ले क्या काम करता है वो आपको बता देगा। स्प्ले में जब भी आप इससे डेप्थ निकालते हैं तो डेप्थ हर बार d/2 हो जाती है, यानी आधी हो जाती है हर एक बार पे। पर इसके एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? कि जब आप आर द रूट, द चाइल्ड ऑफ द रूट एंड द नोड स्प्ले, चाहे तो आप रूट को स्प्ले कर रहे हो या फिर आप बिल्कुल डेप्थ में सबसे नीचे वाली वैल्यू को स्प्ले कर रहे हो, मतलब बिल्कुल लीफ नोड है, तो आपका जो डेप्थ है वो d/2 ना होके, मतलब कम तो होती है पर इतनी स्पीड से नहीं होती। d/2 यानी हाफ एंड हाफ नहीं होती। दूसरी बात स्प्ले बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि अभी अभी 6 के टाइम पे आपने देखा 3 स्प्ले हमने परफॉर्म किए, तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे आकर होती है। कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज तो कर देता है बट सम टाइम, हर बार नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो ऑपरेशन इंसर्शन है वो तो उतनी कॉम्प्लेक्स लेगा, डिलीशन तो लेगा, प्लस प्ले आपका वो टाइम का मेन है और एक उसका सब ऑपरेशन है। तो ऑर्डर लोग यानी तो स्प्ले में लग गया, बाकी इंसर्शन डिलीशन का तो ऐसे ही रहेगा। तो स्प्लेइंग में भी दिक्कत आती है। तो स्प्ले में
उसके अलावा क्या ऑप्शन है, मैं आपको एक दो नोड के बारे में बताती हूँ। देखिए स्प्ले जब करते हैं, ये है स्प्ले। स्प्ले आपका बीएसटी की तरह बनता है। कैसे? एक नोड होगा, उसके अंदर दो वैल्यू होंगे, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड और एक उसका राइट चाइल्ड। तो आपका एक नोड तीन वैल्यू बनेगा, लेफ्ट नोड राइट। ठीक है, और इसी तरीके से आपका पूरा ट्री क्रिएट किया जाएगा। ये इसमें बता रखें, लेफ्ट राइट एक्स ये वैल्यू है। जॉइन ऑपरेशन आपके उसमें नहीं है सिलेबस में। तो ये पूरा कंसेप्ट है हमारे स्प्ले का। और स्प्ले का आप जब आप डिनोट करेंगे तो आप जस्ट ये कहेंगे इट्स सॉरी, ये कहीं ना कहीं हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको माइनर कर देता है। स्प्लेइंग के रिजल्ट के बारे में बताएं तो इसे मोर बैलेंस्ड कहा जाता है एज कम्पेयर टू एवीएल। तो मोर बैलेंस्ड के अंदर इसका नाम दिया जाता है। इसके अलावा सर्चिंग और सॉर्टिंग, और उसके लिए मैं एक सेकंड लास्ट में ले लेती हूँ, कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम के साथ मैंने इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखनी है। नंबर वन, जब आप इसमें सर्च करते हो, सर्च के अंदर पहले दो मेथड होते हैं, चाहे तो आपका जो वो सक्सेसफुल होगा या फिर अनसक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल कब होता है? जिसको आप, जिस नोड को आप सर्च करना चाहते हो वो आपको मिल गया, फाउंड हो गया। फाउंड हो गया तब तो ये सक्सेसफुल है, तब तो आपका सारा स्प्ले जो ट्री है वो काम कर जाएगा। इन केस की आपका जो नोड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके उसके अंदर, तो ये जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल मानी जाएगी। तो इसमें जो आपका जो रन टाइम लगेगा वो ऑर्डर ऑफ एच लगेगा, मतलब मिला भी नहीं है बट आपको पूरा का पूरा सर्च भी ढूंढना भी पड़ा। तो अनसक्सेसफुल में इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इंसर्शन की बात करूं, इंसर्शन के टाइम पे इंसर्ट करना है तो मुझे कुछ सर्च तो करना ही नहीं है, तो आपको एक पहले एक न्यू नोड को ऐड करना है और जस्ट उसके बाद हमें स्प्ले करना है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। नेक्स्ट आता है डिलीट। डिलीट में क्या करते हैं, पहले आप नोड को रिमूव करते हो, रिमूव करने के बाद उसके पेरेंट को स्प्ले किया जाता है। तो इस तरह हम ये एग्जांपल के थ्रू जिग जिग या जिग रोटेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी मैं जिग के साथ सॉरी स्प्ले ट्री के साथ कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर वो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं यहीं पे ले रही हूँ। ये जो टॉपिक है ये रिलेट करता है रेड एंड ब्लैक ट्री से। ये कंसेप्ट आपके जो मतलब मैक्सिमम आता है और इजी भी है, अच्छा टॉपिक है। कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया है इसका। और मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि पेपर में स्प्लिट ट्री से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हम लेके चलते हैं। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्प्लिट ट्री को बंद, इसको बंद, और यहाँ पे आते हैं और मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन खत्म कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रेड ब्लैक ट्री। ये भी अब पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। नाम क्या है? रेड ब्लैक ट्री। नाम ही बता रहा है कि दो कलर कॉम्बिनेशन यूज किए जाएंगे। यहाँ पे क्या है? बेस्टी है, एल है, उसकी तरह ही, या फिर अभी आपने जो पढ़ा है स्प्लिट ट्री है। इन तीनों की तरह ये भी एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। सेल्फ बैलेंसिंग है, जैसे स्प्ले में स्प्ले यूज किया जाता है, टॉप पे लेके जाते हैं उस नोड को, यहाँ पे कलर कोड यूज किया जाता है। कलर कोड यूज किए जाते हैं टू द बैलेंस। तो एवीएल जब मैं बात करती हूँ, अच्छा मैं एवीएल एवीएल कर रही हूँ, तो रेड ब्लैक की आप डेफिनेशन क्या दोगे? अब बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री दैट कंटेन कलर
that contain color to ensure to ensure that the tree is balanced during any नहीं दे सकती है। बीएसटी एक कलर कोड का यूज करता है ताकि आपका जो पूरा ट्री है वो बैलेंस्ड रहे। अब ये कलर कोड को यूज कैसे करता है, चलिए पहले बात करते हैं कि ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दे देता है। ये स्प्लिट ट्री में जैसे ऑर्डर लोगन आ रही थी, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर द इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग, तीनों के टाइम पे है ऑर्डर लोगन, मतलब इतनी ही जा रही सेम है। बट अगर एवरेज केस की बात करो, ये है वर्स्ट केस में। नहीं वर्स्ट नहीं, ये है एवरेज केस में, जो कि उसमें भी थी एवरेज केस इतनी है। अगर मैं बात करती हूँ वर्स्ट केस की, जैसे अनसक्सेसफुल रहा तो उसमें ऐड हो जाता टाइम। इसमें वर्स्ट केस में ऑर्डर जितने नोड है उतनी बार आपको घूमना पड़ेगा। इन द बेस्ट केस में इसकी जो कॉम्प्लेक्स होती है वो ऑर्डर ऑफ 1 होती है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका काम हो गया। तो ये 3 कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू ये काम करता है। अब मैं बात करती हूँ प्रॉपर्टी ऑफ रेड एंड ब्लैक ट्री। तो प्रॉपर्टीज को जरूर याद कर लीजिए, इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो रेड एंड ब्लैक के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये सबसे मैंडेटरी होती है। जब आप एक रेड ब्लैक क्रिएट कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहला, ये सेल्फ बैलेंसिंग है। सेल्फ बैलेंसिंग है तो यानी जैसे ही आप इसके अंदर बैलेंस क्रिएट करोगे वो 2 तरीके से होगा, चाहे तो री कलर से होगा या फिर और री रोटेशन या रोटेशन लिख दो जस्ट, या रोटेशन से होगा। यानी बैलेंस करने के लिए 2 मेथड यूज करेगा। आप उसमें कंप्यूटर में काम करें तो COLOR आएगा। तो री कलर या रोटेशन के थ्रू ये सेल्फ बैलेंस करता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होगी कि जो रूट होगा, रूट का जो कलर होगा, जब भी आप रूट क्रिएट करेंगे तो रूट की का जो कलर होगा वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक होगा और वो कभी चेंज नहीं होगा। रूट हमेशा ब्लैक कलर का होगा और आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते जब आप एक रेड ब्लैक की ट्री क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर है रेड ब्लैक, इसके अंदर हमेशा रूट क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। तीसरा रेड ब्लैक ट्री के अंदर आपके जो नील नोड होंगे, जैसे कि आपने पीछे भी देखा था, जो नील नोड होते हैं वो किस कलर में होते हैं, हमेशा ब्लैक कलर में होते हैं। नील नोड जो दो शो भी ना हो, मतलब जिनमें आप मानते हो नल है, अब बाय डिफॉल्ट इसको ब्लैक में लेके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि वो ब्लैक कलर में है, या आप इनको लीफ नोड भी कह सकते हैं। क्या हो गया, एक सेकेंड, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। जो ब्लैक नोड जो लीफ नोड होंगे वो ब्लैक कलर में होंगे। एक सेकंड, ये पेन फर्दर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जो पेरेंट और चाइल्ड होंगे ना वो दोनों रेड कलर में नहीं हो सकते। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये पेरेंट है, ये भी रेड कलर में आए और इसका जो चाइल्ड है वो भी रेड कलर में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। रेड रेड कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता फॉर द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। रेड रेड कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर इन केस, अच्छा अगर कोई नया नोड आप क्रिएट करते हो, न्यू नोड क्रिएट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो रेड कलर का होगा। एक नया नोड रेड कलर का होगा। इस प्रॉपर्टी को आप क्रिएशन के टाइम पे यूज करेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टीज में नहीं आता। ये 4 प्रॉपर्टी और एक और पांचवी प्रॉपर्टी आप ये लिखिए। आप चाहे किसी भी रूट टू लीफ नोड जाएंगे। अगर आप रूट टू लीफ नोड जा रहे हो, चाहे आप कैसे भी जा रहे हो, चाहे आप यहाँ ऐसे जा रहे हो, चाहे आप ऐसे जा रहे हो, चाहे आप घूम के जा रहे हो, तो आपको जो नंबर ऑफ ब्लैक ट्री मिलेंगे, नंबर ऑफ ब्लैक नोड मिलेंगे, वो सब सारे रूट में सेम होंगे, यानी सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड होंगे
हर एक रूट में। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये 5 प्रॉपर्टी थी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये न्यू नोड वाली प्रॉपर्टी मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से रेड ब्लैक ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ रेड एंड ब्लैक। तो पहला प्रॉपर्टी कहते हैं, लेट कर लीजिए आपने एक वैल्यू ले रखी है, ये है 10, ये है 6 लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 14, देयर इज 2, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया 11। ये इसका लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब भाई रेड ब्लैक कैसे करें हम, मैं एक काम करती हूँ, इससे बाहर निकलती हूँ ये, और इसी में मैं ड्रॉ में यहाँ से पेन ले लेती हूँ। तो अभी क्या कहता है, अभी मैं ट्री बना रही हूँ, दूसरे पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। तो पहले मैंने लिया ब्लैक ट्री, जिसे मैंने यहाँ पे लिया 10 ब्लैक नोड। फिर मैंने लिया इसका जो चाइल्ड नोड है वो है 6। इसके अलावा इस चाइल्ड का भी जो नोड है वो 2 ले लिया। ब्लैक से मैंने इसका राइट चाइल्ड बनाया 14, इसका राइट चाइल्ड बनाया 7, और इसका लेफ्ट बनाया रेड से, ये रेड है 11। अब देखिए, चलिए देखते हैं। रूट ब्लैक होना चाहिए, प्रॉपर्टी सही है। जो दोनों जो आसपास के जो दो नोड हैं, क्या वो रेड रेड के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। रेड ब्लैक भी हो सकते हैं, रेड रेड भी होते हैं, ब्लैक ब्लैक भी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसने कहा था जो पेरेंट चाइल्ड होंगे ना, वो दोनों रेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम, रेड रेड वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे वॉलेट हो रही है, वो यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक हो रही है। तो आप इसको क्या कहेंगे, इनवैलिड रेड ब्लैक ट्री कहेंगे, ठीक है। दूसरा एक और मैं बना के दिखाती हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेड ब्लैक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 है, इसका लेफ्ट में मैंने 14 कर दिया, ठीक है। इसी नोड को क्रिएट कर रही हूँ, और रेड से मैंने बनाया इसका राइट, सॉरी रेड से मैंने बनाया इसका राइट 6 का इसका कर देते हैं, इसका 11, और इसका राइट 15, और ब्लैक से मैंने इसका लेफ्ट राइट बना दिए, ये है 2, here is 7, और रेड से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, 3 बना दिया। अब देखिए बीएसटी की प्रॉपर्टी भी यहाँ कवर हो रही है, और आप देखिए कहीं पे भी पेरेंट चाइल्ड है ना, दोनों रेड में नहीं आ रहे। रूट हमारा ब्लैक है, ठीक है। रूट के बाद दोनों चाइल्ड आपके रेड एंड ब्लैक में, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक ब्लैक भी उससे, रेड रेड भी उससे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमेशा रेड रेड में नहीं आएगा। और इस तरीके से मैंने ट्री बना दिया। अब आप कहेंगे मैम नील नोड कहाँ है? नील नोड ऐसे नहीं होते, नील नोड होते हैं मतलब इसके नीचे मैंने, सॉरी ब्लैक से करना है, तो नील नोड ऐसे होते हैं जो नहीं शो होते। ये नील नोड है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ये आपको मैं बना के नहीं दिखा रही, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो आप इनको आप ना एज्यूम करेंगे, ना ये प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पूछी जाए तो आप दिखा देना कि हाँ ये नील नोड है, जो अभी फ्री, अभी इनमें कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह हम ब्लैक ट्री, रेड ब्लैक ट्री क्रिएट करते हैं। अब चलिए रेड ब्लैक ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें। तो रेड कर लीजिए, आपको एक नोड क्रिएट करना है। आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये रेड ब्लैक ट्री बनाना है, और उसके लिए कुछ वैल्यू गिवन है आपको। ये वैल्यू क्या देंगे, इन वैल्यू से हमें क्या करना है, रेड ब्लैक ट्री क्रिएट करना है। तो रेड ब्लैक ट्री क्रिएट करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। रेड कर लीजिए, 10 है, 18 है, 7, 15, 16, 30, 25, 40 और 60। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो नेट में भी आया हुआ है। तो मैं बस एक बार उसका एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, रूट क्रिएट करना है। जो पहला नोड होगा वो रूट बनेगा। तो मैं यहाँ पे पेन का कलर ब्लैक ले रही हूँ, और मुझे जो पहला नोड बनाना है वो 10 बनाना है, क्योंकि वो क्या है, रूट है। और रूट हमेशा किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट करने की भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का इंक यूज कर रही हूँ, जो क्रिएट करने की प्रॉपर्टी जिसमें लिखी होगी। नंबर 1 प्रॉपर्टी, अगर आप कोई नोड क्रिएट कर रहे हो तो पहले लेट कर लीजिए जो भी नोड होगा,
अगर वो रूट है तो वो ऑब्वियस है कि वो ब्लैक कलर का होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आपका जो ट्री नॉन है, अगर फर्स्ट नोड क्रिएट तो ब्लैक, वो तो कोई डाउट नहीं है। अगर फिर आप दूसरा नोड, दूसरा या तीसरा या कोई ऐसा नोड क्रिएट करें जिससे पहले ट्री लाई करे, जैसे यहाँ पे 10 है, 10 से 10 एक नोड क्रिएट हो जाए, यानी ट्री स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यानी अगर आपका ट्री नॉन एम्प्टी है, अगर नॉन एम्प्टी ट्री में आप वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हो, एक न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हो, तो जो न्यू नोड होगा वो कैसा होगा, रेड इन कलर होगा, यानी नया नोड जो भी आप क्रिएट करेंगे वो रेड कलर का होगा। नंबर 3 प्रॉपर्टी, इफ द पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज ब्लैक, अगर ऐसा है कि आपने एक नया नोड न्यू नोड क्रिएट किया, अब ये जो न्यू नोड था वो किस कलर का था, रेड कलर का था, जैसे कि मैंने अभी बताया है, और उसका जो पेरेंट है, उसका कलर है ब्लैक। अगर ऐसा रिलेशन मिलता है, चाइल्ड पेरेंट रेड कलर का, उसका पेरेंट ब्लैक कलर का, तो एग्जिट मार जाओ, यानी आपका जो ट्री है वो सही है। नंबर 4 प्रॉपर्टी उल्टा है, कि न्यू नोड आपने जो क्रिएट किया है, वो रेड कलर का है, ठीक है, और जो क्या नाम है, पेरेंट है वो भी कैसी कलर का है, रेड कलर का। अब प्रॉब्लम होगी ना, पेरेंट चाइल्ड तो कभी भी रेड कलर में नहीं आएंगे, तो आप क्या चेक करोगे, पेरेंट के, तो हम चेक करेंगे, चेक पेरेंट सिबलिंग, जो पेरेंट का जो सिबलिंग होगा, यानी उसके फादर का या जो उसका पेरेंट है, उसका जो एक और सन या ब्रदर या जो भी उसका चाइल्ड होगा, आप उसका कलर चेक करेंगे, पेरेंट सिबलिंग कलर, आप उसका कलर चेक करेंगे। अब कलर भी दो हो सकते हैं, एक तो होगा कि भाई ब्लैक हो, और एक होगा कि रेड हो, ठीक है। अगर सिबलिंग का जो कलर है, ब्लैक है, तो आप क्या करोगे, रोटेशन करोगे और देन रिकलर करोगे, ठीक है। अगर जो सिबलिंग है उसका कलर रेड है, तो जस्ट रिकलर किया जाएगा, ठीक है। और बस इतना ही ओके है, और तो कुछ नहीं करना। हाँ, इस टाइम पे रिकलर करने के बाद आप चेक करेंगे कि फर्दर कोई प्रॉब्लम ऊपर तो नहीं आ रही, कि भाई रेड दोबारा ऊपर कहीं भी कलर कर रहे हो दोबारा, तो ऊपर वाला जो ट्री है वो भी छेड़छाड़ में जाएगा। तो अगर ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पेरेंट भी जो नोड है, हम चेक करेंगे पेरेंट के पेरेंट को, अगर वो रूट नोड है तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना। अगर वो इसके अलावा कोई नोड है, रूट नहीं है, कुछ और है, मतलब पूरा इंटरनल नोड है, तो आप उसको फर्दर रिकलर करेंगे, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे मैं एक बार इसका एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। 10 लिया, 10 इंसर्ट हो गया, उसके बाद कौन इंसर्ट करना है, नया नोड इंसर्ट करना है। तो नया नोड के लिए मैंने आपको बताया है, नए नोड के लिए हम क्या करेंगे, रेड कलर यूज करेंगे। तो मैंने इंसर्ट किया पहले 18 को, अब 18 क्या है, इसे 10 से ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे आ गया, रेड कलर में आएगी, ऑब्वियस है, नया नोड है। उसके बाद आया 7, अब 7 क्या है, 10 से छोटा है, तो वो उसके लेफ्ट में जाएगा। यहाँ तक ठीक है, पेरेंट चाइल्ड में दिक्कत आती है, सिबलिंग सेम कलर के हो सकते हैं, चलो ओके है। उसके बाद कौन आया, 15 आया। 15 की लोकेशन देखो, पहले 10 से ग्रेटर है बट 18 से लेस है, तो 18 के लेफ्ट में आना चाहिए। जब ये 18 के लेफ्ट में आया तो देखा भाई ये तो गलत हो गया, 15 ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रेड कलर में आ गया। तो यानी हमें क्या करना है, अगर ये दोनों रेड है तो हमें इसके पेरेंट के सिबलिंग का कलर चेक करना है। सिबलिंग का कलर क्या है, रेड है। अगर रेड है तो जस्ट रिकलर करना है, रिकलर मतलब कलर चेंज कर दो। तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इसका पॉइंटर पे गए, हम गए इंक ब्लैक कलर, तो मैंने इससे क्या बना दिया, ये 10 हो गया, इसको 7 कर दे, रेड था, मैंने इसको ब्लैक कर दिया। और पेरेंट के कलर को भी हम रिकलर करेंगे, देखिए दोनों का होएगा 18, और जो चाइल्ड है वो रेड ही रहेगा, चाइल्ड में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो रेड था पहले से वो रेड ही रहेगा। तो सिर्फ रिकलर किसको किया जाएगा, पेरेंट को। तो यहाँ 15 इतना ओके है। 15 के बाद कौन आया हमारे पास, 16 आया। अब 16 भी नया नोड है, तो पहले लोकेशन चेक करते हैं, 10 से ग्रेटर है 18,
18 से स्मॉलर है 16, तो 15 साइड लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड में देखें 15 है, 15 से ग्रेटर है स्मॉलर है ग्रेटर है, तो यहाँ 16 आ गया। फर्दर कोई प्रॉब्लम आ रही है भाई, रेड रेड है ना, रेड रेड आ रहा है, तो फर्दर चेक कीजिए, चाइल्ड भी रेड है, पेरेंट भी रेड है, तो पेरेंट का सिबलिंग, इसका पेरेंट कौन है, ये इसका सिबलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इन केस की सिबलिंग नहीं है या ब्लैक है, देखिए ये चीज जरूरी है, एग्जिस्ट ही ना करे, नॉट एग्जिस्ट या फिर ब्लैक है, तो एक ही काम होगा। तो क्या करना है, रोटेशन करनी है। तो रोटेशन कैसे होएगी, आपको रोटेशन कैसे करनी है, लेफ्ट साइड रोटेट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, मैं फर्दर बना के देती हूँ, रोटेट करके बनाते सीधा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इरेजर, इरेजर से इसको हटा देते हैं, तो रोटेट कर देते हैं, क्योंकि इतना तो पार्ट ऐसा ही रहेगा। पेन मैंने यहाँ पे बना दिया 16, और 16 के लेफ्ट में आ गया 50। अभी भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आ रही है। अब रोटेशन तो होगी है, रोटेशन एक हुई है, एक और रोटेशन कीजिए। अब इसको ऐसे रोटेट किया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10। मैं इसको यहीं से रिमूव कर देती हूँ, इरेज, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, पॉइंटर के थ्रू पेन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके जो लेफ्ट में जाएगा 16, 16 के राइट में जाएगा, सॉरी लेफ्ट में जाएगा 15, और इसके राइट में जो कलर थे वही रहने हैं, आपको कलर चेंज नहीं करना, ब्लैक। इसके उसमें क्या जाएगा 18। अब इतना होने के बाद अभी काम खत्म नहीं है, अब क्या करना है, रोटेशन का रीकलर करना है। तो रीकलर कैसे करेंगे, आपको पता है जो कलर है वो चेंज कर देंगे। अब रीकलर किसको किया जाएगा, यहाँ पे चाइल्ड को किया जाएगा। तो चाइल्ड और पेरेंट इन दोनों को रिकलर किया जाएगा, जो आपको उसी हिसाब से देखना है जो उस टाइम पे सही रहेगा। ये ब्लैक है, ये ब्लैक हो सकता है, तो इसको ब्लैक कर दो। ये आ गया 16, ये ब्लैक हो गया। और ये न्यू चाइल्ड 18 क्या जाएगा, अब पेन इन कलर रेड, तो जो 18 है वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो आपका ये न्यू ट्री क्रिएट हो गया। अब फर्दर क्या होना आया, 30 आया, 30 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, न्यू नोड है 30, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। अब 30 के लिए पेरेंट का सिबलिंग देखेंगे कौन है, 15, 15 रेड कलर का है, तो जस्ट रीकलर करना है। तो ये क्या करेगा, इसको ब्लैक कलर में कर देगा। तो मैं इसको बस अभी यहीं पे ही थोड़ा सा चेंज करके दिखा रही हूँ। ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और ये भी ब्लैक कलर का हो जाएगा, ये 18 बन जाएगा, ठीक है, ये 30 रहेगा। उसके बाद आया 25, 25 के बाद अब देखिए, नहीं आपने इसको ब्लैक कलर का किया, इसको भी ब्लैक कलर का कर दिया। ब्लैक कलर के बाद आप क्या करते हैं, रिकलर करने के बाद चेक करेंगे कि क्या ये रूट है, मैंने यहाँ बताया था कि क्या इसके जो पेरेंट है वो रूट है, रूट नहीं है तो उसको भी रिकलर करो। तो यानी ये किस कलर का होएगा, अब कलर होएगा तो सारा होएगा एक साथ। तो ये किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। तो ये किसका हो जाएगा, रेड कलर का। तो 16 हो गया हमारा रेड कलर का, ये दोनों ब्लैक कलर के और ये रेड कलर का। उसके बाद अब कौन आया, 25 आया। 25 18 से ग्रेटर है, 30 से लेस है, तो यहाँ पे जुड़ेगा 25। फर्दर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो रोटेशन कीजिए, रोटेशन एक ऐसे होएगी, एक ऐसे होएगी, लास्ट में क्या जाएगा, लास्ट में आपका नोड बनेगा वो ऐसे बनेगा 25, उसके लेफ्ट में 18 और उसके राइट में 30। ये आपका यहाँ पे अटैच होगा, इतने एरिया को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब 25 देखिए, 25 रेड है, 30 रेड है और जो 18 है वो ब्लैक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 ब्लैक है, ब्लैक के साथ ये ऊपर वाला रेड है, तो ये रेड नहीं हो सकता, तो इसको ब्लैक किया जाएगा। तो इसको रिकलर करेंगे हम किससे, ब्लैक से। तो ये हो जाएगा ब्लैक कलर का और 25 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दोनों नोड है, ये दोनों नोड है ये रेड में ही रहेंगे। उसके बाद 40 आया, 40 यहाँ जुड़ेगा, 40 रेड में ही जुड़ेगा। आप इसको क्या नाम है, 40 जुड़ने के बाद वही रेड रेड वाली जो प्रॉपर्टी है फर्दर आपकी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, तो पेरेंट चाइल्ड वाली, तो आप फर्दर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह रोटेट कर करके ट्री क्रिएट होता है और कई सारी प्रॉपर्टीज के अंदर यूज की जाती है। रेड ब्लैक ट्री के बारे में बात करूं तो जैसे क्रिएशन के लिए इसमें
जो रूल है वही डिलीशन के टाइम पे भी यूज किए जाते हैं। तो रेड ब्लैक ट्री के और क्या बता सकती हूँ, पहली चीज इसमें जो मेन फीचर है कि जब भी एक नोड क्रिएट किया जाता है मेमोरी के अंदर नोड, इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, एक लेफ्ट का इन्फॉर्मेशन होती है, एक राइट की इन्फॉर्मेशन होती है, बट इसके अंदर 4 इन्फॉर्मेशन होती है। एक होती है वैल्यू जो इंसर्ट करनी है, और एक होता है कलर कोड। ये कलर कोड आपको बताता है कि आपका जो कोड है या आपकी जो वैल्यू है वो रेड कलर की है या ब्लैक कलर की है। रेड कर लीजिए जो कलर कोड है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये ब्लैक को डिनोट करती है, अगर ये 1 है तो ये रेड को डिनोट करती है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हम इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा कलर कोड के अलावा मैं इसमें और क्या बता सकती हूँ। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज और बताए थे इसके। जब भी आप रेड ब्लैक ट्री को क्रिएट करते हो, रेड ब्लैक ट्री कहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो रेड ब्लैक ट्री की मैं प्रॉपर्टीज बता चुकी हूँ, कलर कॉम्बिनेशन बता चुकी हूँ। एप्लीकेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन में आपके एवीएल ट्री में इसका यूज किया जाता है। एक और ट्री होता है जैसे कहा जाता है टैंगो ट्री, ये भी रोटेशन की एप्लीकेशन पे काम करता है। तो इसका जो बेस या पेरेंट जो आप कह सकते हो, पेरेंट जो एप्लीकेशन है वो रेड ब्लैक है। इसके अलावा जावा के अंदर रेड ब्लैक ट्री की एप्लीकेशन क्रिएट की गई है। लिनक्स का जो कर्नल है उसके अंदर भी इसका यूज किया गया। डेटाबेस इंजन्स हैं उनमें भी इसका यूज किया गया। ओएस में भी डिजाइन करने में भी इसका यूज किया। फाइल सिस्टम ऐसे कई सारे हैं जो इसी के ऊपर वर्क करते हैं। हमारे कंपाइलर के अंदर आती है सिंबल टेबल, वो भी रेड ब्लैक ट्री के थ्रू काम करती है। रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करूं तो जब भी आप रेड ब्लैक ट्री के ऊपर बात करते थे, सेल्फ एडजस्टिंग है। तो अगर आपको कोई ऐसा ट्री बनाना है जो बहुत जल्दी जल्दी काम करे तो आप रेड ब्लैक ट्री को यूज कर सकते हो। तो इतना ही है, इसका कोई वो नहीं है। एक एप्लीकेशन इस पे बनी थी, उसका नाम बता सकती हूँ। इसे कहा गया था ग्यूबस एंड सेडेविक। ये 1978 में बनी थी, और ये रेड ब्लैक जो ट्री है उसके ऊपर पहली रियल आप कह सकते हो रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है वो ये थी जिसको सोल्व किया गया था। एडवांटेज की बात करूं तो रेड ब्लैक ट्री आपके पैरेलली काम करता है। इसकी वजह से आपका जो टाइम है वो बहुत कम लगता है, स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई होता है, सारी एक्टिविटी ऑर्डर लॉग एन में कंप्लीट हो जाती है। रेड ब्लैक ट्री डायनामिक होता है, तो आप रन टाइम पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ भी जाती है तब भी इजीली कर सकता है। इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। और बात करें कि सर्चिंग बहुत मतलब बहुत फास्ट हो जाती है। नेटवर्क राउटिंग में इसका यूज किया जाता है, जो इसकी मेन एडवांटेज कह सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो अभी तक आपने ये सारी डिसएडवांटेज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैनेज करने की वजह से काफी टाइम लगता है। एक जावा के अंदर एक एप्लीकेशन है ट्री सेट, एसटीएल होता है जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सी प्लस प्लस के अंदर टेम्पलेट लाइब्रेरी, और ऐसे ही कई सारी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर काम करती है, जिसके लिए ये इसको अलग से एक लाइब्रेरी बनानी पड़ती है काम करवाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें अलग एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, अलग से डेटाबेस की जरूरत पड़ती है अगर आपको रेड ब्लैक पे काम करें, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं जिसको हैंडल करना है। तो ये एसटीएल इसका एग्जाम्पल हो गया। एवीआर को अगर आपको एग्जीक्यूट बहुत अच्छी तरीके से करना है तो आप रेड ब्लैक बना देते हो, बट कहीं ना कहीं एवीआर की जो नॉर्मल स्पीड है उस पर इसका इफेक्ट होता है। जैसे जैसे रेड ब्लैक ट्री लंबा होता रहता है, नंबर ऑफ नोड जुड़ते रहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता रहता है। इंसर्शन की प्रॉपर्टी ज्यादा होने की वजह से कई बार इंसर्शन को हैंडल करना मुश्किल रहता है, वो बहुत स्लो कर देता है आपकी वर्किंग को। लार्ज डाटाबेस पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, छोटी छोटी डाटाबेस पे ये बहुत अच्छी तरह काम कर देता है। अगर आप रेड ब्लैक ट्री पे काम करें तो एक गुड एवरेज परफॉर्मेंस देता है। बेस्ट परफॉर्मेंस बहुत माइनरली होती है जब आपको कुछ ही नोड इंसर्ट करने। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी
आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, जो रेड ब्लैक के अंदर आपको मिलती है। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल मैं यूनिट 11 की बात करती हूँ, और यूनिट 11 की कुछ लाइब्रेरीज हैं और एक दो और टॉपिक है इसके अंदर, बी प्लस ट्री, बी माइनस ट्री, उनको डिस्कस करते हैं। तो क्लास को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए। हाँ जी, निखिल एंड विशाल, अगर कोई डाउट हो प्लीज, अगर पीछे कोई इसी क्लास में हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ग्रुप में मैं ऐड हूँ, वहीं पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी ओके। क्लास में यहीं वाइंड अप करती हूँ। ओके जी।